हम सब रिश्तों के एक जाल में ही तो रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इस जाल का, इस रिश्तेदारी का कोई नक्शा भी हो सकता है? एक ऐसा अदृश्य नक्शा जो ये तय करे कि शादी किससे होगी, विरासत किसे मिलेगी। जी हाँ, इसी को कहते हैं किनशिप, या कहें भारत का सामाजिक नक्शा। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही आम से शब्द से, रिश्तेदारी। हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के हिसाब से इसका क्या मतलब है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक थोड़ा जाना पहचाना सा लगे। तो समाजशास्त्र में किनशिप या रिश्तेदारी वो पूरा सिस्टम है जो हमारे पारिवारिक संबंधों को ऑर्गेनाइज करता है। मतलब ये सिर्फ रिश्तेदारों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की नींव है, वो बुनियाद जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अच्छा, रिश्तेदार भी ना मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो खून के रिश्ते से जुड़े हैं, समाजशास्त्री इन्हें कॉन्सैंग्विनियल कहते हैं, और दूसरे वो जो शादी से बनते हैं, जिन्हें अफाइनल कहा जाता है। अब देखिए, अक्सर हमें लगता है कि खून के रिश्ते ही सबसे करीबी होते हैं, पर सोचिए जरा, हमारा जीवन साथी वो तो एक वैवाहिक रिश्तेदार है, और वो रिश्ता अक्सर सबसे गहरा होता है। तो सवाल यह है कि समाजशास्त्री इस जटिल दुनिया को समझते कैसे हैं? उनके पास कुछ खास टूल्स होते हैं। चलिए एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं और समझते हैं कि ये सामाजिक नक्शा आखिर काम कैसे करता है। किसी भी रिश्तेदारी के विश्लेषण में ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे ईगो कहते हैं। ईगो बस वो व्यक्ति है जिसके नजरिए से हम पूरे परिवार के नक्शे को देख रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी मैप पर लिखा हो, शुरुआत यहां से करें। समाजशास्त्री रिश्तों की दूरी को 3 डिग्रियों में मापते हैं। पहली डिग्री में आते हैं प्राइमरी रिश्तेदार, जो बिल्कुल सबसे करीबी हैं। दूसरी डिग्री यानी सेकेंडरी, जो एक स्टेप दूर हैं, मतलब हमारे प्राइमरी रिश्तेदारों के प्राइमरी रिश्तेदार। और तीसरी डिग्री यानी टर्शरी, जो 2 स्टेप दूर हैं। ये एक सीधी साधी सी गिनती है। तो फिर इस सबसे भीतरी दायरे में कौन कौन आता है? समाजशास्त्री एससी दुबे के अनुसार एक व्यक्ति के सिर्फ 8 प्राइमरी रिश्तेदार होते हैं। इनमें पति या पत्नी, माता पिता, भाई बहन और बच्चे शामिल हैं। बस यही हमारा सबसे करीबी सर्कल होता है। अब जरा एक कदम बाहर निकल कर देखिए, ये दायरा कितना बड़ा हो जाता है। जी, पी मर्डॉक ने 33 अलग अलग तरह के सेकेंडरी रिश्तेदारों की पहचान की है। इसमें दादा दादी या साला साली जैसे रिश्ते आ जाते हैं। और अगर एक कदम और दूर जाएं तो ये संख्या बढ़कर 151 तक पहुंच जाती है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि रिश्तेदारों का नेटवर्क कितनी तेजी से फैलता है ना? एक छोटे से केंद्र से निकलकर कितना विशाल हो जाता है। यहीं पर एक मजेदार सवाल उठता है। हम सब अपने चचेरे या ममेरे भाई बहनों को बहुत करीबी मानते हैं, राइट? लेकिन इस समाजशास्त्रीय सिस्टम में उनकी जगह कहाँ है? क्या वो प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी? तो इसका जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। हमारा फर्स्ट कजिन, जिसे हम इतना करीबी मानते हैं, वो असल में एक टर्शरी यानी तीसरे दर्जे का रिश्तेदार है। अब सवाल उठता है, भाई ऐसा क्यों? देखिए, रास्ता बहुत सीधा है। पहले हमसे हमारे पिता, ये हुए प्राइमरी। फिर पिता से उनके भाई यानी हमारे चाचा, ये हुए सेकेंडरी। और फिर चाचा से उनका बेटा यानी हमारा कजिन, ये हो गए टर्शरी। ये बात बहुत अच्छे से दिखाती है कि जो हम महसूस करते हैं और जो समाजशास्त्र का स्ट्रक्चर है, उसमें कितना फर्क हो सकता है। तो ये सब जो हमने देखा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस सब का मतलब क्या है? असल में रिश्तेदारी की ये संरचनाएं समाज को चलाने में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, रिश्तेदारी सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, ये समाज का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे व्यवहार के नियम बनाता है, शादी की शर्तें तय करता है, विरासत का रास्ता दिखाता है। ये एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और सबसे बढ़कर हमें पहचान और अपनेपन का एहसास देता है। चलिए अब खास तौर पर भारत की बात करते हैं। समाजशास्त्री इरावती कर्वे ने भारत की अलग अलग रिश्तेदारी प्रणालियों का एक ऐसा नक्शा तैयार किया जिसने हमारे देश को समझने का तरीका ही बदल दिया। कर्वे ने भारत को मुख्य रूप से भाषा के आधार पर 4 जोन्स में बांटा था। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये 4 जोन्स हैं: उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और पूर्वी। इनमें से जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का फर्क है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। तो चलिए अब भारत की इन 2 प्रमुख रिश्तेदारी प्रणालियों के बीच जो गहरे अंतर हैं, उन पर फोकस करते हैं। ये भारत के सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी विभाजक रेखाओं में से एक है।
ये टेबल एक स्नैपशॉट की तरह है जो उत्तर और दक्षिण के बीच के मुख्य अंतरों को दिखाती है। शादी के नियमों से लेके महिलाओं की सामाजिक स्थिति तक दोनों क्षेत्रों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इनमें से कुछ बड़े अंतरों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत की व्यवस्था ना पर आधारित है, मतलब किससे शादी नहीं कर सकते। इससे एक ऐसा नेटवर्क बनता है जो हमेशा बाहर की तरफ फैलता जाता है। वहीं दक्षिण भारत की व्यवस्था हाँ पर आधारित है कि किससे शादी करनी चाहिए। इससे संपत्ति और रिश्ते एक करीबी दायरे में ही मजबूत होते हैं। और इन व्यवस्थाओं का एक महिला के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उत्तर में एक दुल्हन अजनबियों के घर में एक नाजुक स्थिति में जाती है, जबकि दक्षिण में वो अक्सर एक ऐसे परिवार में जाती है जिसे वो पहले से जानती है। जाहिर है इससे उसे ज़्यादा सपोर्ट और सुरक्षा मिलती है। और ये जो कहावत है ना, ये पूरे फर्क को एक लाइन में बता देती है। उत्तर चचेरे भाई बहनों पर प्रतिबंध लगाता है, दक्षिण उनसे शादी करता है। उत्तर जमाई की पूजा करता है, दक्षिण उसे साधता है। मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये दोनों क्षेत्रों के सामाजिक ताने बाने का निचोड़ है। तो हमने भारत के इस जटिल रिश्तेदारी के नक्शे को समझने की कोशिश की, लेकिन आज के दौर में, आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज दुनिया बदल रही है, शहर बड़े हो रहे हैं और हम सब पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिश्तेदारी के ये सदियों पुराने नियम आज भी हमारी पहचान को, हमारे फैसलों को और हमारे समाज को उतना ही आकार देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।